आपण सर्वांना नमस्कार। गेला फेब्रुवारी महिन्यात मी इकडे एक प्रेस कॉन्फरन्समध्ये एक विषय उपस्थित केला होता, तो म्हणजे हाऊसिंग जिहादचा विषय। मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात हाऊसिंग जिहाद चालू आहे। हाऊसिंग जिहाद एक्झॅक्टली काय म्हणजे जे मुस्लिम बिल्डर्स आहेत ते हिंदू बस्तीचा पुनर्विकास करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्कीममध्ये हातात घेतात। हे सारेमध्ये घेतात किंवा बिल्डिंगच्या रिडेव्हलपमेंटच्या नावाने घेतात आणि रिडेव्हलपमेंटचा जेव्हा प्रोसेस चालतो तेव्हा हळूहळू हिंदू डॉमिनेटेड जो क्षेत्र आहे, जो बस्ती आहे, जो बिल्डिंग आहे, त्याच्यामध्ये फ्रॉडुलेंटली फर्जीरित्या ते वेगवेगळे स्ट्रक्चर कागदावर उभे करतात आणि फ्रॉडुलेंटली पास करून ते मुस्लिम लोकांचे नाव करतात। म्हणजे एक हिंदू बस्ती कसं मुस्लिम बस्तीमध्ये, मुस्लिम डॉमिनेटेड बस्तीमध्ये कन्वर्ट होतो, हा एक प्रकार चालू आहे मुंबई शहरामध्ये और मोठ्या प्रमाणात चालू आहे। मी दोन विषय, एक बिल्डरचा दोन प्रोजेक्ट समोर आणला होता की कसा एक जोगेश्वरी ओशिवरामध्ये चांदीवाला नावचा एक बिल्डर आहे, विकासक आहे। त्या एक झोपडपट्टी जिकडे फक्त 67 स्लम होता, हटमेंट्स होता, ज्याच्यामध्ये फक्त 7 मुस्लिम होते। तो 67 म्हणजे 67 स्ट्रक्चरचा झोपडपट्टी त्यांनी 123 मध्ये कन्वर्ट केला आणि 67च्या ऐवजी सगळे मुस्लिम लोकांच्या नावाने केलं। त्याचप्रमाणे जोगेश्वरी वेस्टमध्ये SV रोडवर पॅराडाईज म्हणून तो एक बिल्डिंग उभे करतो, त्याच्यामध्ये पण फक्त 45 लोक राहत होते आणि 45 मध्ये हिंदू पण होते, मुस्लिम पण होते। त्या 45 लोकांची सोसायटी त्यांनी फ्रॉडुलेंटली वाढवून 95 लोकांची सोसायटी केला आणि जो 50 वाढवला ते सर्वचे सर्व मुस्लिम लोकांची नावाने करून दिला। हा एक प्रकारचे मुंबईची डेमोग्राफी बदलण्याचा एक षड्यंत्र कट कारस्थान चालू आहे। मुंबई जो एक हिंदू डॉमिनेटेड, हिंदू बहुल सिटी आहे, शहर आहे, मराठी बहुल शहर आहे, या शहरामध्ये हळूहळू मराठी लोकांच्या घर ते विकत घेतात आणि त्यांच्यावर अशी परिस्थिती आणतात की ते घर विकून विरार, वसई, डोंबिवली, कल्याण जातात आणि त्या घराच्या आधारावर जे बिगर हिंदू आणि खास करून मुस्लिम लोकांना देऊन ते मुस्लिम लोकांना फसवतात। हा ज्याप्रमाणे चालू आहे त्या विषयावर असा जर चालू राहील तो एकदा संपूर्ण मुंबईचा चेहरा मोहरा बिघडेल। एकदा संपूर्ण मुंबई मुंब्रा किंवा मालवणी सारखा एक मुस्लिम बहुल एरिया होऊन जाईल। हा एक भीती आहे, अशी आशंका आहे आणि 2 टेस्ट केस घेऊन मी तुमच्या समोर आलो होतो। हा विषय घेऊन मी आमचे पक्षाचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री माननीय एकनाथ शिंदेजी कडे मी गेलो आणि त्यांना एक निवेदन दिला। शिंदे साहेबांनी माझा जो कंप्लेन होता त्याच्यावर COSRA ला निर्देश दिला, आदेश दिला की तपासून तत्काळ उचित कारवाई करावी। SRAनी शिंदे साहेबांचा आदेश घेऊन या विषयावर एक चौकसी समिती नेमणूक केली। त्या चौकसी समितीमध्ये
अपर जिल्हाधिकारी डॉक्टर दादाराव दातकर मुख्य होते आणि पांडुरंग मगदूम आणि रवींद्र ठाकरे असे दोन होते। आणि तो चौकसी समिती ची जो चौकसी आहे तो गेल्या 2-3 महिन्यात चालू आहे। या सगळे सांगण्यासाठी मी तुमच्याकडे आज तुमच्या समोर उपस्थित आहो। चौकसी समितीची चौकसी चालू आहे, इन्क्वायरी चालू आहे। आज त्यांच्या बहुतेक अखेरचा एक सुनावणीचा दिवस होता। त्यांनी मला ऑफिशियली बोलावला होता, याच्या पूर्वी पण बोलावले होते। तो आज त्यांच्या कार्यालयामध्ये या विषयावर एक इन्क्वायरी होती, सुनावणी होती। मी 2-3 विषय सांगतो। एक तर मी जे काही विषय उपस्थित केला त्या विषयावर चौकसी समिती 100% सहमत आहे। चौकसी समितीच्या समोर, इन्क्वायरी कमिटीच्या समोर जे काही कागदपत्र मी दिला ते कागदपत्र एकदम करेक्ट होता आणि त्याच्या आधारावर त्यांना माझा जो आरोप होता त्या आरोपावर विश्वास ठरलेला आहे। अजूनपर्यंत रिपोर्ट फायनल झालेला नाही, पण त्या रिपोर्टमध्ये चौकसी समितीतर्फे असा एक रिकमेंडेशन येत आहे की खरं म्हणजे मुंबईचा सामाजिक समतोल बिघाडण्याचा एक षडयंत्र चालू आहे। चांदीवाला विकासकनी त्यांच्या 2 प्रोजेक्टमध्ये मोठा प्रमाणात भ्रष्टाचार केलेला आहे। 220 फ्लॅट अनधिकृतरित्याने त्यांनी बनवलेला आहे। ते फक्त कागदावर आहे, जे काही पुरावा पाहिजे तो पुरावा नाही। आणि सर्व फ्लॅट तो मुस्लिम लोकांना विकत आहे, त्यांच्या नावाने करत आहे। तो एक तो फ्रॉड आहे, दुसरा मुंबईचा सामाजिक समतोल बिघडण्याचा एक षडयंत्र, आणि तिसरा याच्यामध्ये हे सारेचे जो खालच्या लेवलचे अधिकारी आहेत, खूप सारे अधिकारी याच्यामध्ये या भ्रष्टाचारामध्ये सामील आहेत। 220 फ्लॅट म्हणजे एक ॲव्हरेज त्या विभागामध्ये एक फ्लॅट 340 से 330 स्क्वेअर फीटचा जो फ्लॅट असतो त्याची किंमत एक 3 कोटीची असतो। म्हणजे 220 फ्लॅट म्हणजे 6 से 60 कोटीचा घोटाळा। एक तर भ्रष्टाचार आहे आणि दुसरा मुंबईचा एक सामाजिक समतोल बिघडण्याचा एक षडयंत्र आहे। तो याच्यावर रिपोर्ट येत आहे, रिपोर्ट येईल। जेव्हा रिपोर्ट फायनल येईल मी तुमच्या समोर येणार। पण मी एकदा पुन्हा अशी मागणी करतो की या बिल्डरच्या विरोधात, या विकासकाच्या विरोधात मुंबईचा सामाजिक चेहरा मोहरा जो बदलण्याचा जो एक षडयंत्र रचतात त्याच्या आधारावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। त्याने जे फ्रॉड केलेला आहे, त्यांनी एक खोटे कागदपत्र तयार करून त्यांनी जे काही फर्जीरित्याने स्ट्रक्चर बनवून कागदावर दाखवून त्यांनी फ्लॅट बनवला, त्याच्या आधारावर त्यांनी सेल FSI साठी सरकार करून त्यांनी फायदा घेतलेला आहे। तो एक मोठा क्राइम आहे, हे सारेचे रूलचा उल्लंघन आहे। आणि अखेरच्या म्हणजे हा संपूर्ण जो कट कारस्थान आहे याच्यामध्ये अजून कोण लोक सामील आहेत याचा एक इन्व्हेस्टिगेशन झाला पाहिजे। एकदा अपर जिल्हाधिकारीची रिपोर्ट आली म्हणजे तो फायनल नाही, तर रिपोर्टच्या आधारावर एक मोठी इन्क्वायरी सुरू झाली पाहिजे। आणि एकदा मोठी इन्क्वायरी सुरू होईल तो आम्हाला समजेल की कित्येक लेवलच्या हाऊसिंग जिहादचा प्रकार चालू आहे। सध्या फक्त एक विकासकचे बद्दल मी सांगतो, पण असे 20-25 विकासक मोठे विकासक आहेत जे विकासाच्या नावाने मुंबईचे हिंदू लोकांचा घर, मराठी लोकांचा घर ते विकत घेतात आणि मुस्लिम लोकांची नावाने करतात आणि करत आहेत। आणि याच्यामुळे एकदा मुंबईचा एकदम चेहरा मोहरा बदलेल हा आमचा एक भीती आहे। आणि यासाठी पुढे एकदा रिपोर्ट आल्यानंतर मी
माझे जो गृहनिर्माण मंत्री साहेब आहेत त्यांच्याबरोबर बसणार आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे एक मोठी अशी कारवाई झाली पाहिजे, त्यांचे अनेक्स रद्द करा आणि जे काही फ्रॉड्युलेंटली त्यांनी फ्लॅट बनवून घेतलेला आहे ते फ्लॅट ॲक्वायर करा, त्याला सीज केला पाहिजे आणि मुंबईमध्ये जे जे हिंदू लोक आणि मराठी लोक पूर्वीपासून राहत होते त्यांना कसं परत त्यांच्या घर मिळेल याची व्यवस्था केली पाहिजे. हा आमची चिंता आहे, हा आमची काळजी आहे. आता या विषयावर हिंदी मराठीमध्ये काहीतरी बोलायचं, बोला बोला. अरे हां, अच्छा, मराठीमध्ये अजून काय बोला. सर, हिंदी भाषा ही आता तिसरी भाषा म्हणून अभ्यासक्रमात यावी अशा पद्धतीचं जे शासन झालेलं आहे, जी आर निघालेला आहे, तिसरी भाषा असावी आणि हिंदी भाषा अभ्यासक्रमात असावी, याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय. शिवसेना करते, शिवसेना उभाटा करते, मनसेने देखील, राज ठाकरेंनी तर शाळांना दम देखील दिलेला आहे की मराठी हिंदी भाषा जर तुम्ही शाळेमध्ये शिकवत असाल तर हा महाराष्ट्र आहे. दोन विषय महत्त्वपूर्ण आहे. एक तर हा केंद्र शासनाकडून आलेली एक पॉलिसी आहे. नवी शिक्षण नीतीच्या आधारावर संपूर्ण देशात प्रत्येक राज्यात तो ज्या त्यांची एक लोकल भाषा आहे, त्यांची मातृभाषा आहे, त्या भाषा अनिवार्य आहे. दुसरा, तो नीतीप्रमाणे नीतीच्या तो पॉलिसीच्या अनुसार इंग्रजी भाषा शिकण्याची व्यवस्था करा एकदम. आणि तिसरा म्हणजे एक राष्ट्रीय भाषा म्हणून एक हिंदी भाषा शिकण्याची व्यवस्था करा. संपूर्ण देशात केंद्र शासनाची ही जो पॉलिसी आहे, नवी शिक्षण पॉलिसी लागू झालेला आहे. महाराष्ट्रात पण एक केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार हे शिक्षण नीती लागू करण्याचा एक प्रस्ताव आहे. मला समजत नाही, सर्वप्रथम ते मराठी अनिवार्य भाषा आहे महाराष्ट्रात, याच्यावर कुठलाही प्रकारचा वाद नाही. महाराष्ट्रामध्ये राहणारे सर्व लोकांना मराठी शिकली पाहिजे आणि मराठीमध्ये बोलला पाहिजे आणि मराठी भाषेचे मान सन्मानवर कुठल्या प्रकारचा काही कॉम्प्रोमाइज करण्याची काही प्रस्ताव नाही आहे. पण मराठीच्या नंतर एक पर्यायी भाषा म्हणून, अजून एक भाषा म्हणून अंग्रेजी आणि हिंदी शिकायला पाहिजे. याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, याच्यामध्ये काही अँटी मराठी किंवा अँटी महाराष्ट्र असा स्टँड नाही आहे. जे लोक विरोध करतात त्यांच्याकडून माझा एकच प्रश्न विचारायचा आहे, तुम्हाला इंग्रजी चालतो पण मुंबईच्या हिंदुस्थानच्या मातीमध्ये जो भाषा जन्मली तसा हिंदी भाषा तुम्हाला का चालत नाही? तुमचे बाळा मुला स्पॅनिश शिकतात, फ्रेंच शिकतात, बाकी युरोपियन लँग्वेज शिकतात, अंग्रेजीमध्ये बोलतात, पण तुम्हाला हिंदी शिकण्यामध्ये एवढा विरोध का आहे? एवढा तुम्ही हिंदीच्या विरोधात का? हिंदी आणि मराठी एक 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 देशाची भाषा आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये त्या राज्याच्या लोकांची एक भाषा असतो आणि त्या भाषाचा सन्मान झाला पाहिजे. म्हणजे तमिळनाडू म्हणजे तमिळ भाषाचा सन्मान झाला पाहिजे, गुजरातमध्ये गुजराती भाषाचा सन्मान झाला पाहिजे, मग कर्नाटकमध्ये कन्नड भाषाचा सन्मान झाला पाहिजे, केरळमध्ये मल्याळी भाषा, बंगालमध्ये बंगाली भाषा. तर या भाषाच्या सन्मानवर कुठल्या प्रकारचा प्रश्नचिन्ह नाही आहे. पण याचबरोबर देशामध्ये समजा आमचे मराठी पोरापोरी जो मुलगी आहेत त्यांनी जर समजा मराठीच्या बरोबर हिंदी शिकला तो देशामध्ये काम करण्यामध्ये त्यांना एक संवाद साधण्यामध्ये त्यांना एक प्रकारचा सोयी सुविधा मिळेल, हाचा विचार आहे. या विचारामध्ये या नवीन शिक्षण पॉलिसीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा अँटी मराठी किंवा अँटी महाराष्ट्र स्टँड नाही आहे. जे काही विरोध करत आहेत ते फक्त राजकारणी हेतू पुरस्कार करत आहेत. त्यांच्यामध्ये फक्त एक पॉलिटिकल मोटिवेशन आहे. त्यांच्या बालामुला जे काही बाकी भाषा शिकतात ते चालतो, पण हिंदी का चालत नाही हा आमच्याकडे एक मोठा प्रश्न आहे. मराठी शाळा 131 शाळा बंद झालेल्या आहेत, मराठी मुलांचा घटही कमी होतोय, कसं बघता? कारण की आपण सरकार पण काय सर्वप्रथम मराठी शाळा मुंबईमध्ये बंद झाली तो गेल्या 2-3 वर्षात नाही. ज्यांची सत्ता 20 वर्षापासून मुंबईमध्ये महानगरपालिकामध्ये होती त्यांच्याचे तुम्ही विचारा की तुमच्या राज्यात जेव्हा तुम्ही महानगरपालिकामध्ये सत्तेत होता तेव्हा 100पेक्षा जास्ती मराठी शाळा बंद झाले. का बंद झाले? का तुम्ही चालवू शकला नाही? म्हणजे तुमचा मुलगा तिकडे काय स्कॉटिश
बॉम्बे स्कॉटिशमध्ये शिकण्यासाठी जात होता. यामुळे तुम्हाला फक्त बॉम्बे स्कॉटिशमध्ये इंटरेस्ट होता, तुम्हाला मराठी शाळामध्ये इंटरेस्ट नव्हता, जेणेकरून आमचे मराठी शाळा बंद झाले. पण आमचे राज्यात, आमच्या शासनात, महायुतीच्या शासनात एकही मराठी शाळा आम्ही बंद होऊ देणार नाही. रादर आम्ही अजून काही नवीन मराठी शाळा उभा करणार आणि मराठी मुलांच्या मराठी शिकण्यामध्ये जे काही सपोर्ट पाहिजे तो सपोर्ट शासनाकडून त्यांना भेटणार. होऊ शकतो, कारण त्यांचे जो नवी जो पिढी आहे ते फक्त इंग्रजीमध्ये बोलतात, इंग्रजी बोलणारे लोकांच्या बरोबर ते बसतात, त्याच्याकडून त्यांच्या जेणेकरून ते एक फक्त इंग्रजी लोकांना बोलायला पाहिजे असं काहीतरी त्यांच्यामध्ये असा काय विचार होऊ शकतो, मला माहीत नाही. पण मराठी शाळा का बंद झाली उबाठाच्या राज्यात हा एक मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना दिला पाहिजे. ठीक है. फरवरी के महीने में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर एक विषय उपस्थित किया था. वो विषय था हाउसिंग जिहाद. मुंबई में बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद चल रहा है. आप जानना चाहेंगे कि हाउसिंग जिहाद है क्या. हाउसिंग जिहाद मतलब मुंबई में जो बड़े बड़े मुस्लिम बिल्डर्स हैं वो हिंदू बस्तियों को रीडेवलपमेंट के नाम पे एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, चाहे वो झोपड़पट्टियां हो या बिल्डिंगें हो, और उसमें गलत तरीके से फ्रॉड करके फर्जी तरीके से जितने घर हिंदुओं के हैं उसमें उतने ही घर और कागजों पर दिखाकर उनको पास करा करके नए घरों को मुस्लिम लोगों के हवाले कर रहे हैं, और जो हिंदू लोग रहे उनके घर खरीद करके उनको वो बस्ती छोड़ के कहीं और जाने पर मजबूर कर रहे हैं. उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पूरी की पूरी बस्ती जो हिंदू बहुल बस्ती थी, मराठी बहुल बस्ती थी, वह मुस्लिम बहुल बस्ती में कन्वर्ट होती जा रही है. ऐसे बहुत सारे प्रकरण आपको दक्षिण मुंबई के इलाके में दिखेगा. मैंने जब ये विषय रखा था तो जोगेश्वरी और ओशिवरा क्षेत्र के एक विकासक की तरफ से जो उसके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट को मैंने एक टेस्ट केस के तौर पर स्टडी किया, उनका पूरा एनेक्सर पढ़ा, और एनेक्सर पढ़ने के बाद पहले कितने लोग थे यहाँ पे, आज कितने लोग हैं, किस के इसमें कौन से किस समाज के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, ये सारा अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि इस विकासक की तरफ से जोगेश्वरी और ओशिवरा क्षेत्र में जो 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें हाउसिंग जिहाद हो रहा है. मतलब एक झुपड़पट्टी स्कीम थी जिसमें सिर्फ 67 लोग थे, 67 लोग थे, और 67 में सिर्फ 7 लोग मुस्लिम थे, बाकी सब हिंदू थे. बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग थे, वहाँ में गणपति का मंडल था, दुर्गा जी का पंडाल था, देवी का मंदिर था वहाँ पे. बाकी सब गैर मराठी हिंदू लोग थे, कुछ नॉर्थ इंडियन थे, कुछ साउथ इंडियन थे. आज उसी प्रोजेक्ट में 67 की जगह 123 लोग, 123 स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं. 67 हिंदुओं, 60 हिंदुओं के पास है, बाकी सारे मुसलमानों को दिए जा रहे हैं. उस प्रोजेक्ट में घासवाला नाम का व्यक्ति है, उसके नाम और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पे 19 स्ट्रक्चर अलॉट कर दिए गए. बिल्कुल उसी तरीके से एक पैराडाइज 2 नाम की बिल्डिंग बना रहा है सेम विकासक, जहां पर ओरिजिनली 45 घर थे, आज वो बढ़कर के हो गए 95, और 45 से 95 होने के बाद जो 50 घर हैं वो सारे के सारे 50 घर मुस्लिम लोग के नाम पे. एक किताबुल्ला परिवार है, उस परिवार के नाम पे 30 घर दिए गए. किताबुल्ला के एक बेटे के नाम पे 17 घर और बाकी 13 घर दूसरे बेटे के नाम पे. अब ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके तहत पूरे मुंबई को मुंब्रा और मालवनी बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है. धीरे धीरे मुंबई का चेहरा मोहरा, इसकी पूरी डेमोग्राफी और सामाजिक समतोल बदलने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और षड्यंत्र चल रहा है. मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी पार्टी के मुख्य नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह निर्माण मंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के समक्ष ये पूरा विषय रखा, और अपनी तरफ से मैंने उनको निवेदन भी दिया. और निवेदन देने के बाद उन्होंने इस पर एक ऑर्डर किया. उन्होंने SRSCO के नाम पे मेरी चिट्ठी आगे बढ़ाई कि इसकी जितना जल्दी हो जांच कराएं और रिपोर्ट दें.
एसआरएसीओ ने 3 अप्रैल को गृह निर्माण मंत्री जी के आदेश के आधार पर एक ऑर्डर इश्यू किया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर दादाराव दातकर इनके नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की और जांच समिति की तरफ से पिछले 2-3 महीने से काम चालू। मैं 2-3 बार गया हूं और आज कम से कम समझ सकते हैं कि अब यह जांच समिति का काम आखिरी दौर में पहुंच गया है। आज एक और हियरिंग थी, मेरी सुनवाई थी, मुझे बुलाया गया था, तो मैंने सोचा अब इसी के साथ साथ आपके साथ भी कुछ जानकारी शेयर की जाए। तो जांच समिति की तरफ से मोटा मोटी तौर पर मैंने जो आरोप लगाया था और जो कागज रखे थे, एक एक कागज, एक एक डॉक्यूमेंट उन्होंने सही पाया है और मेरे जो आरोप हैं उस आरोप को सही पाया है। आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें वो स्वीकार करते हैं कि एक मुंबई का सामाजिक समतोल बिगड़ रहा है, बिगाड़ा जा रहा है और बिल्डर ने फर्जी तरीके से 45 घरों की सोसाइटी को बढ़ा के 95 घर का कर दिया और 67 घरों की सोसाइटी को बढ़ा के 123 घर का कर दिया और इस हिसाब से लगभग 220 नए घर, 110 रिहैब के घर और ठीक उसके बदले 110 उसको मिलेंगे सेल की बिल्डिंग में घर बनाने का मौका। तो इस तरह से बिल्डिंग बन गई है। तो 220 फ्लैट फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी इनकम देखें, मॉनिटरी टर्म्स में अगर इसको हम अगर एनालाइज करें तो लगभग 660 करोड़ का घोटाला है। तो एक तो घोटाला है, दूसरा मुंबई का सामाजिक चेहरा बदलने का षड्यंत्र है और तीसरा इसमें बड़े पैमाने पर एसआरए के नीचे के लेवल के जो अधिकारी हैं वो सब शामिल। तो इस बिल्डर के खिलाफ फ्रॉड करने के तहत फर्जरी का केस रजिस्टर होना चाहिए। इसने जो 220 फर्जी फ्लैट बनाए हैं जिसको बेच के लगभग 660 करोड़ कमाने का षड्यंत्र रचा, वो सारे फ्लैट सीज किए जाने चाहिए और बिल्डर को गिरफ्तार करके आईपीसी के अलग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अलग अलग धाराओं के तहत उसको अंदर डालना चाहिए और तत्काल जो एनेक्सर दोषपूर्ण है, एनेक्सर 2, उसको रद्द करने का एक निर्णय लेना चाहिए। ऐसी मांग मैंने कमेटी के समक्ष रखी है और कमेटी ने बहुतेक एक अंदाज में बता रहा हूं कि मेरी बातों से वो सहमत हैं। हालांकि जब बिल्डर को बुलाया गया और बिल्डर से जब पूछा गया कि भाई आप इसमें जवाब दीजिए, तो बिल्डर ने पैराडाइज 2 का एनेक्सर देने से मना कर दिया, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, जिसमें किताबुल्ला खां के परिवार को 30-30 घर दिए गए। तो जानबूझ के जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उस इन्फॉर्मेशन को छुपा रहे हैं। हालांकि वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी और सारे के पास भी है। तो जानबूझ के बिल्डर सारी इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है और किसी तरह से जान बचाने की कोशिश कर रहा है। एक उसके जवाब में मैंने पढ़ा, उसने कहा है कि ये जो अवैध तरीके से जो झोपड़े दिखाए गए हैं कागज पे, वो मेरा गुनाह नहीं, इसमें इस सोसाइटी के लोगों ने किया है। अब जो इसका जो बेनिफिशियरी है वो सोसाइटी नहीं है, बिल्डर होता है। तो जब अब बिल्डर पकड़ा जा रहा है तब वो धीरे से सोसाइटी के ऊपर आरोप लगा के जान बचाना चाह रहा है। ये प्राइमा फेसाई मुझे उनके जवाब में दिखा है। तो ऐसे और भी बहुत सारी खामियां हैं, गलतियां हैं इसमें। तो इस पूरे प्रकरण की एक जांच होगी, क्योंकि अभी जो जांच कमेटी ने इनिशियली मेरे आरोप के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई है। अब इस रिपोर्ट के बाद एक्शन टेकन एक काम होगा जो कि हमारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, हमारे गृह निर्माण मंत्री शिंदे जी की तरफ से दिया जाएगा। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम आपके साथ बैठेंगे और हमारी महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में एक कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने का एक कार्यक्रम शुरू होगा। तब हम आपके साथ और भी ज्यादा बात कर सकते हैं। इस बीच इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि पूरे मुंबई में जो बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद का केस चल रहा है और बड़े पैमाने पर मुंबई का पूरी डेमोग्राफी बदलने का काम चल रहा है, उसके प्रति पूरे मुंबई के लोगों को सावधान होना चाहिए। अलग अलग सोसाइटियों में जो जानबूझ करके उसका चेहरा मोहरा और उसका जो डोमिनेंस है, हिंदू डोमिनेंस है, उसको बदलने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके प्रति सभी लोग सावधान हो जाए। हम रहेंगे, बचेंगे तो मुंबई बचेगी। एक दिन हम सब धीरे धीरे यहाँ से चले जाएंगे, हम सबको मार मार के भगा दिया जाएगा, हम हमारे घर खरीद के भगा दिया जाएगा, तो मुंबई हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगी। यह एक आशंका व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और बोलिए। हिंदी का मुद्दा जो है विरोध किया जा रहा है, सरकार ने अनिवार्य भाषा क्या कहेंगे इस पे? देखिए, महाराष्ट्र में जो हिंदी के मुद्दे पर मनसे के तरफ से विरोध का नाटक चल रहा है,
उनको सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति है, जिसके तहत पूरे देश में हमारी पूरी नई जनरेशन को पहली क्लास से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। एक तो उनकी अपनी जो मातृभाषा है, जो उस राज्य की भाषा है, वो अनिवार्य है, हर बच्चे को उसकी भाषा सीखनी है। मतलब महाराष्ट्र में मराठी भाषा पहले क्लास से सीखना ही सीखना है, उस पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके बाद गुजरात में गुजराती भाषा सीखना, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा सीखना, बंगाल में बंगाली भाषा सीखना, या फिर केरल में मलयाली भाषा सीखना है। इस अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त केंद्र सरकार का सुझाव है कि 2 और भाषाएं सीखनी चाहिए। एक अंग्रेजी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा है। हमारा बच्चा अगर अंग्रेजी सीखता है पहली क्लास से, तो पूरी दुनिया में जाकर के अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से केंद्र सरकार का सुझाव है कि हिंदी भाषा भी, चूंकि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिकेट करने वाली एक सबसे सशक्त भाषा है, तो हमारे मराठी बच्चों को भी हिंदी सीखनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको अंग्रेजी भाषा पर उनका विरोध नहीं है, उनका हिंदी पर क्यों विरोध है समझ में नहीं आता। वो तो मराठी चलेगा, मराठी पर तो किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अंग्रेजी भी चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी। जैसे मराठी भाषा हमारी अपनी भाषा, इस मिट्टी में पैदा हुई भाषा है, वैसे ही हिंदी भाषा भी हमारी भारत की मिट्टी में पैदा हुई भाषा है। तो अगर आपको मराठी चलती है बहुत अच्छी, आपको अंग्रेजी चलती है जो विदेशी भाषा है, लेकिन हिंदी नहीं चलती, ये जो एक ढोंग है, इस ढोंग का मैं निषेध करता हूं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्पेनिश सिखलाते हैं, फ्रेंच सिखलाते हैं, अंग्रेजी सिखलाते हैं, हिंदी सिखलाने में आपको क्यों शर्म आती है? हिंदी सिनेमा देखते हैं, अभी हिंदी सिनेमा देखने गए थे, प्रीमियर पे गए थे, अभी आमिर खान की पिक्चर के प्रीमियर पे गए थे, हिंदी गाने सुनते हैं। इनके पिताजी तो हिंदी के बहुत अच्छे संगीतकार हुआ करते थे, तो आपको हिंदी गाना चलेगा, हिंदी फिल्म स्टार चलेगा, हिंदी हीरो हीरोइन चलेंगे, लेकिन हिंदी भाषा नहीं चलेगी। यह और कुछ नहीं, राजनीति से प्रेरित एक स्टैंड है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, मराठी भाषिकों की भावनाओं को भड़काने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं मराठी भाषिकों से इतना ही कहना चाहूंगा, मराठी भाषा पर किसी को ऐतराज नहीं, और कोई ऐतराज महाराष्ट्र में कर भी नहीं सकता, और जो ऐतराज करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है, यह कहके कि आपको जबरदस्ती हिंदी सिखलाया जा रहा है। जबरदस्ती नहीं है, यह उस बच्चे को एक ऑप्शन दिया गया कि यह भी भाषा सीख ले अपनी भाषा के अतिरिक्त। यह नहीं कहा जा रहा है कि मराठी मत सीखो, सिर्फ हिंदी सीखो, ये किसी ने नहीं कहा। नई शिक्षा नीति में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं हिंदी का, उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे अगर हिंदी सीख लेंगे तो पूरे देश में जा करके बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर, अभी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव का माहौल बना है, और साथ ही साथ देखा जाए तो महाराष्ट्र के साथ महत्वपूर्ण मुंबई महानगर पालिका जो कि मिनी मंत्रालय माना जाता है, उसकी आपकी क्या तैयारियां हो चुकी है, और शिवसेना किस प्रकार से इस चुनाव को सामने जाएगी, क्या कुछ रणनीति? मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में जो स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव होंगे, उन चुनावों के लिए हमारी तैयारी पूरी तरह से, मतलब हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मुंबई की तैयारी जोरदार हो रही है। हम लोगों ने संगठन में अच्छे अच्छे लोगों को अपॉइंट करने के लिए एक लंबी एक्सरसाइज कंप्लीट की। अभी बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि अलग अलग विभागों में हमारे जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति होने वाली है, और उसके तत्काल बाद, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर हम शाखा प्रमुख वगैरह नियुक्त कर देंगे। इसके अतिरिक्त मुंबई के अलग अलग वार्डों में एक सर्वे का काम हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे अगर उम्मीदवार हैं तो कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो एक जो चुनावी प्रक्रिया होती है, चुनावी जो एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। बहुत जल्दी खुल करके सामने आकर के इस विषय पर हम लोग जो डिलिब्रेशन करेंगे, जो चर्चा करेंगे, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन शिवसेना एकदम से तैयार है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी में। इसको दल बदल कह के उस नेता के पवित्र निर्णय को बदनाम मत करिए। आज हालात ये हैं कि महाविकास अघाड़ी में अब कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसपे उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का भरोसा हो। अगर आप उबाठा देखें
तो उबाठा के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे जी और उनके सुपुत्र, उनका जनसंपर्क एकदम टूट गया है। वो अपने कार्यकर्ताओं से भी संपर्क नहीं कर पाते और लगातार वो उनकी पार्टी सिमटती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए, कार्यकर्ताओं की कोई सुन नहीं रहा। शरद पवार जी की पार्टी भी सिर्फ 10 एमएलए लेकर खड़ी है। शरद पवार जी सुबह बोलते हैं कि हम इनके साथ जाएंगे, शाम बोलते हैं इनके साथ नहीं जाएंगे, कभी चर्चा होती है कि वो इसमें शामिल हो रहे, कभी तो उनके तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भयंकर संभ्रम की स्थिति है। और ठीक उसी समय महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है, जिसको पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने एक जबरदस्त बम्पर जनादेश दिया, उस महायुति की सरकार एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी के तौर पे काम कर रही है, बहुत ही विश्वसनीय तरीके से काम कर रही है। तीनों नेता, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे जी और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, तीनों पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे जा रहे हैं और उनका एक जबरदस्त जनसंपर्क चल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो समाज में कुछ एक स्थान बनाना चाहते हैं, उनको अब दिख रहा है कि महायुति के अलावा और कोई विकल्प नहीं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना में रोज 500,000 लोग शामिल हो रहे हैं। और जिस गति से उबाठा छोड़ के नेता लोग निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उबाठा में सिर्फ उद्धव ठाकरे बच जाएंगे और उनके सिर्फ पुत्र बच जाएंगे, और 2-4 आगे पीछे जो उनका ढोल बजाने वाले लोग हैं वो सब रहेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब बोलते ना, ओसाड़ गांवची पाटिल की, गांव उजड़ चुकी है, गांव उजड़ गया लेकिन अभी पाटिल बने बैठे हुए हैं, अभी भी ठसक में है, घमंड में है। यह घमंड अब खत्म होना चाहिए। एक पार्टी को बनाने के लिए, बचाने के लिए जमीन पे उतर करके मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार का मेहनत उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र की तरफ से नहीं हो रहा। उनके सुपुत्र तो कभी मिट्टी नदी के भ्रष्टाचार में शामिल होते, कभी दिलू मोरिया के चक्कर में बदनाम हो जाते, कभी दिशा सालियर के मर्डर केस में उनका नाम आता है। तो ऐसे में उनके पार्टी के लोग धीरे धीरे पूरे नेतृत्व के ऊपर अविश्वास करते हुए निकल रहे हैं। और हमारी पार्टी शिवसेना इस समय पूरे देश में मैं कह रहा हूं, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, तेजी से विकास करने वाला एक दल है। शिंदे जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के लोगों का जबरदस्त भरोसा है। और महाराष्ट्र से बाहर में को पूरे देश से बड़े पैमाने पर लोग मेरे पास फोन आते हैं, शिंदे जी के पास आते हैं, हमारे दफ्तरों में लोग आते हैं कि हम लोगों को शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना में शामिल होना है। तो शिंदे जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास दिखाते हुए बड़े पैमाने पर लोग आज कांग्रेस पार्टी शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। इनका स्वागत है। हाँ, अभी ने क्या बोलो जोर से बोलो, बोलो क्या क्या अच्छा, बाप रे बाप। हाँ ठीक है, बोला। मुंबई महानगरपालिकामध्ये तो आमचे जो पक्षाचे मुख्य नेता ते ठरवणार, पण सध्या मुंबईमध्ये जो आमच्या पक्षाचा कामकाज आहे त्याच्यावर एकदम से बारकाईने आमचे पक्षाचे तरुण नेते आणि लोकसभामध्ये पक्षाचे गटनेते डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे लक्ष देतात आणि मुंबईमध्ये कोणाला काय जबाबदारी द्यायच्या, कसं पुढे पक्षाला आणायचा, नवीन नवीन जो टॅलेंटेड लोक आहेत, प्रतिभाशाली लोक आहेत, त्यांना कसं पक्षामध्ये स्थान द्यायचा, जागा द्यायचा, याच्यावर त्यांच्याकडून एक काम चालू आहे। आणि बहुतेक निवडणुकीची तयारीमध्ये पण ते खूप एक रुची घेत आहेत, त्यांना इंटरेस्ट आहे। आणि आम्हाला पण असा वाटतो की त्यांच्या नेतृत्वात मुंबईमध्ये एक निवडणुकीची तयारी सुरू झाली पाहिजे। ठीक आहे, नमस्कार।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.